हेलो एस्पायरिंग नर्सिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ मेड माइंड्स नर्सिंग। और आज का हमारा एम्फोसिस होगा फ्लू वैक्सीनेशन पे। सो फ्लू वैक्सीनेशन शुरू करने से पहले मैं ये आपको बात बता दूं कि जैसे एज वी ऑल नो दैट द NCLEX RN एग्जामिनेशन इट इज़ इंटायरली बेस्ड ऑन नॉर्थ अमेरिकन स्टैंडर्ड्स। और इधर वेस्टर्न कंट्रीज में ये ट्रेंड है कि यहाँ पे कम्युनिकेबल डिजीजेस का ट्रेंड काफ़ी कम देखने को मिलता है। इंस्टेड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस आर मोर ऑन द राइज। सो diseases which are tend to spread by contact or by means of communication like oral droplet precautions, contact precautions, उनमें आपको वैक्सीनेशन के क्वेश्चंस ज़्यादा देखने को मिलेंगे और मैनेजमेंट के क्वेश्चंस कम देखने को मिलेंगे। बट इट कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये एक एग्जैक्ट स्टेटमेंट नहीं है। तो फ्लू वैक्सीनेशन की अगर मैं बात करूं तो इट इज टू बी डन एनुअली, मतलब इसका जो शॉट है हर साल में एक बार हर इंडिविजुअल को लगवाना होता है। और अगर मैं इसके दो टाइप्स की बात करूं तो दो इसके टाइप्स होते हैं, इंजेक्टेबल एंड नेजल। सो इन दोनों टाइप्स को मैं साइड बाय साइड कंपेयर करूंगा ताकि आपको याद करने में भी इजी रहे। इसमें कुछ पैथोफिजियोलॉजी जैसे कुछ नहीं है, ऑल यू नीड जस्ट इज टू क्रैम, क्योंकि इस पे काफी सारे क्वेश्चंस एग्जाम पे आते हैं। सो पहले मैं इंजेक्टेबल डिस्कस करूंगा। आई इन इंजेक्टेबल कैन बी कोरिलेटेड विद आई इन इनएक्टिवेटेड। इसका मतलब जो इंजेक्टेबल वैक्सीन होती है ये इनएक्टिवेटेड वायरस होता है, इसमें मतलब किल्ड होता है। एंड इट्स फुल फॉर्म इज TIV, वेयर TIV स्टैंड्स फॉर ट्राइवेलेंट इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। ऑन द अदर साइड जो नेजल स्प्रे होता है इट कंटेन्स लाइव वायरस। ये पहला इनका डिस्टिंग्विशिंग फीचर है। सेकेंडली जो इंजेक्टेबल वैक्सीन है इट कैन बी एडमिनिस्टर्ड टू एनी पर्सन हु इज अबव द एज ऑफ 6 months। और यहाँ पे अब ये नेजल स्प्रे है एंड इट इज लाइव, तो इसके कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो इट इज ओनली सेफ टू एडमिनिस्टर बिटवीन 2 to 49 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, अब ये इंजेक्टेबल है, किल्ड वायरस है, तो इट इज सेफ टू एडमिनिस्टर इन पीपल हु आर प्रेग्नेंट, हु हैव लो इम्यूनिटी। लो इम्यूनिटी में कौन कौन आते हैं, जैसे पीपल विद लास्ट स्टेज ऑफ HIV और एड्स, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स, और पेशेंट हु हैव रिसेंटली अंडरगॉन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, क्योंकि उनको हम इम्यूनोसप्रेसेंट्स देते हैं ताकि रिजेक्शन कम हो जाए। तो ये पेशेंट्स हमारे लो इम्यूनिटी में आते हैं। एंड पीपल हु आर हैविंग chronic diseases such as hypertension, diabetes, kidney diseases and all that stuff। तो इन डिजीजेस में और इन पर्सन्स में भी ये इंजेक्शन जो वैक्सीन है दिस इज सेफ टू एडमिनिस्टर। ऑन द अदर साइड इट इज अ लाइव वायरस, so it is not at all safe to administer in pregnant, neither in people with low immunity and nor in people with chronic diseases। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा वो है HCP विद रीसेंट फ्लू शॉट। ये सिर्फ हम नेजल स्प्रे के लिए कंसिडर करेंगे। इस पॉइंट के अंदर ये है कि अगर कोई भी हेल्थ केयर वर्कर है या HCP हेल्थ केयर प्रोवाइडर है या आपका फिजिशियन है या रजिस्टर्ड नर्स है, आपकी कोई भी हेल्थ केयर वर्कर है, उसने नेजल स्प्रे लिया है, मतलब वैक्सीन एडमिनिस्टर करवाई है खुद को, दैट इज लाइव नेजल स्प्रे, तो वो पर्सन ने किसी भी पेशेंट के पास, स्पेशली दीज 3 पेशेंट्स, इनके पास 7 days के लिए नहीं जाना, बिल्कुल भी नहीं जाना। सो द पेशेंट्स हु हैव टेकन सो द healthcare workers who have taken nasal spray, they are told that they should abstain from visiting patients with these 3 health conditions। ओके, ये पॉइंट भी डिस्कस हो गया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट मैं कवर करूंगा रिये सिंड्रोम का। सो रिये सिंड्रोम एक ऐसा सिंड्रोम है जो हमें यंग चिल्ड्रन एंड टीनेजर्स में देखने को मिलता है। अगर हम उन्हें एस्पिरिन एडमिनिस्टर कर दें तो उनमें हमें रिये सिंड्रोम देखने को मिलेगा। और ये जो सिंड्रोम है इट प्राइमरीली इफेक्ट्स द लिवर ऑफ दोस यंगर चिल्ड्रन एंड टीनेजर्स। लेकिन कुछ ऐसी डिजीजेस भी होती हैं यंगर चिल्ड्रन में जहां पे हमें उन्हें एस्पिरिन देनी ही पड़ती है। तो अगर बच्चा उसी डिजीज, उनमें से किसी एक डिजीज से गो थ्रू कर रहा है एंड ही इज ऑलरेडी टेकिंग एस्पिरिन, ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, अगर कोई बच्चा उन्हीं किसी डिजीज से गो थ्रू कर रहा है जिसमें ऑलरेडी एस्पिरिन प्रिस्क्राइब्ड होती है और उसी बच्चे को नेजल स्प्रे दे दिया जाए तो उसको कंफर्म्ड रिये सिंड्रोम होगा। गॉट माय पॉइंट?
अब आपने मुझे ये कमेंट में बताना है कि कौन सी वो डिजीजेस होती हैं जहां पे बच्चों को और टीनेजर्स को हम एस्पिरिन प्रिस्क्राइब एस्पिरिन एडमिनिस्टर करते हैं। ठीक है, ऑल्दो वी नो दैट एस्पिरिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड बिकॉज इट इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ ये सिंड्रोम, लेकिन देयर आर सम डिजीजेस which involve the administration of aspirin. So you guys have to let me know in the comments which are those diseases. नेक्स्ट इज एग सेंसिटिविटी। एग सेंसिटिविटी होता है दोनों ही वैक्सीन के लिए एग सेंसिटिविटी हम पेशेंट से पूछेंगे। द रीजन बिहाइंड दिस इज दैट बिकॉज दीज बोथ वैक्सीन दीज आर कल्टिवेटेड इन एग कल्चर। ओके, दे आर मेड इन एग कल्चर। सो अगर ये वैक्सीन ही एग कल्चर में बनेगी तो ऑब्वियसली अगर किसी पेशेंट को एग से एलर्जी होगी तो वो इस वैक्सीन को भी एलर्जी शो करेगा। सो बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग दिस वैक्सीनेशन वी हैव टू आस्क द पेशेंट इफ ही और शी इज एलर्जिक टू एग्स। नेक्स्ट पॉइंट इज GBS। GBS here stands for Guillain-Barré syndrome। सो गुलियन-बेयर सिंड्रोम में एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज है। जब मैं न्यूरो के टॉपिक्स कवर करूंगा वहां पे डेफिनेटली इस डिजीज को इन डेप्थ एक्सप्लेन करूंगा, बट यहाँ पे GBS का पॉइंट मैंने इसलिए मेंशन किया है क्योंकि जो पेशेंट्स नेजल स्प्रे लेते हैं अगर उन्हें इस वैक्सीन के एडमिनिस्ट्रेशन के विद इन 6 वीक्स अगर पेशेंट को GBS या उसके जैसे साइंस एंड सिम्टम्स आते हैं, सो वी विल never administer nasal spray to such patient. Okay, so this was all for flu vaccination. The things to keep in mind from NCLEX point of view when we are dealing with patients who come up at your clinic or at your office for flu vaccination. I hope you guys like the video. If you like the video, please like, comment, share and subscribe as well. Share it as much as you can, and please let me know in the comments as well which topics do you want in the upcoming videos. And thank you. Have a good day. Bye bye.